Hello everyone. I am Satakshi, your English tutor. Welcome to Padlo India. As you know, Padlo India is an online platform from where you can get online lectures and PDF notes for your further preparation. So if you want to score good marks in your exams, then you can take help of our notes and videos. So students, today I am going to discuss chapter number 1 of book Flamingo. So let's start. The title of the chapter is The Last Lesson and it is written by Alphonse Daudet. Chapter number 1 जो कि फ्लैमिंगो बुक का है, इसका नाम है द लास्ट लेसन और इसे लिखा है अल्फोंसे डॉडेट ने. तो चलिए अब चैप्टर शुरू करने से पहले हम ऑथर के बारे में जान लेते हैं. अल्फोंसे डॉडेट जो है वो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे. अल्फोंसे डॉडेट ने अपने करियर में बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी और उन्होंने ऐसी ही एक स्टोरी लिखी जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी हेडिंग है, जिसका नाम है द लास्ट लेसन. ये चैप्टर 1870 से 1871 में जो वॉर हुई थी फ्रांस और पर्शिया की, उसके बैकड्रॉप को दिखाता है, उसके आफ्टर इफेक्ट को दिखा रहा है. इस स्टोरी के थ्रू हमें पता चलेगा कि किस तरह फ्रांस के लोगों को सफर करना पड़ा था जब फ्रांस 1871 में पर्शिया से हार गया था. तो अब हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं, समरी को शुरू करते हैं. ये कहानी एक छोटे बच्चे से शुरू होती है जिसका नाम है लिटिल फ्रांस. फ्रांस जो है उसे स्कूल में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है और पढ़ना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है. आप में से भी कुछ बच्चे होंगे जिन्हें स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं होता और पढ़ना भी बहुत बोरिंग काम लगता है. ऐसा ही कुछ फ्रांस के साथ था. अब एक दिन फ्रांस स्कूल जाने में थोड़ा लेट हो गया और वो लेट हो गया तो वो जल्दबाजी में अपने घर से निकला. उस दिन वो थोड़ा डरा हुआ भी था और उसके डरने का रीजन भी ठीक था, क्योंकि उसके टीचर एम हेमिल ने उन्हें एक टेस्ट दिया था. उसकी पूरी क्लास को एक टेस्ट मिला था. वो क्या था कि एम हेमिल उन सभी से पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछने वाले थे. अब उसको पार्टिसिपल्स आते ही नहीं थे, तो इसीलिए उसका स्कूल में जाने का मन भी नहीं था और वो लेट भी हो गया था. तो उसके मन में ये थॉट आ रहा था कि क्यों ना वो अपना दिन बाहर घूम के एंजॉय करे, बाहर की चीजों को देखे. अब जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो वो बर्ड्स को देखता है, लोगों को देखता है कि वो किस तरह काम कर रहे हैं, बर्ड्स किस तरह चहचहा रहे हैं. फिर वो देखता है कि एक सॉमिल के पीछे एक ओपन फील्ड है जहां पर पर्शियन सोल्जर जो हैं वो ड्रिल कर रहे हैं. ड्रिल का क्या मतलब होता है? ड्रिल का मतलब होता है वॉर प्रैक्टिस. जी, वॉर प्रैक्टिस. तो जो पर्शियन सोल्जर हैं वो वॉर प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब लड़ाई के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो यहाँ पर टर्म यूज किया गया है ड्रिल. तो जो पर्शिया के सोल्जर्स हैं वो ओपन फील्ड में, खुले मैदानों में ड्रिल कर रहे होते हैं. अब उनको देख के फ्रांस का बिल्कुल मन नहीं कर रहा होता स्कूल जाने का, लेकिन फिर भी वो अपने आप को समझाता है, इन सभी टेम्पटिंग चीजों से दूर करता है, इन सभी चीजों से डिस्ट्रैक्ट होना बंद करता है और स्कूल की तरफ बढ़ने लगता है. जब वो जा रहा होता है तो रास्ते में देखता है कि एक टाउन हॉल है. अब जो टाउन हॉल है उसके बाहर एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ होता है और वहां पे बहुत सारी भीड़ होती है. लास्ट 1 ईयर में 1870 से 1871 के ड्यूरेशन में के दौरान जितनी भी बुरी खबरें आती थी वो सभी उस बुलेटिन बोर्ड पर आती थी. तो फ्रांस जब देखता है कि टाउन हॉल के बाहर लगे बुलेटिन बोर्ड पर बहुत ज्यादा भीड़ है तो उसको थोड़ा सा वियर्ड लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि अरे अब क्या बुरी खबर आ गई. बट अब वो लेट हो रहा होता है स्कूल के लिए और उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां जाए और देखे कि क्या लिखा है वहां पर या क्या हुआ है. तो वो जल्दी जल्दी में स्कूल के लिए आगे बढ़ता है. जब वो जा रहा होता है
तो उसे रास्ते में एक ब्लैकस्मिथ मिलता है। ब्लैकस्मिथ का मतलब होता है लोहार। तो उसे ब्लैकस्मिथ मिलता है जिसका नाम क्या होता है, वॉचर। ब्लैकस्मिथ का नाम होता है वॉचर। अब जब वो जा रहा होता है, उसे रास्ते में वॉचर नाम का ब्लैकस्मिथ मिलता है। वो वॉचर उसको कहता है कि अरे आज तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम आराम से स्कूल जाओ। और फ्रांस ये सुन के थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि जो वॉचर है वो उसका मजाक बना रहा है। लेकिन एक्चुअल में वॉचर ने बुलेटिन बोर्ड की न्यूज के बारे में पता लगाया होता है, तो उसको पता होता है और वो उस न्यूज की वजह से फ्रांस को बोलता है कि आज तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम आराम से जाओ। अब क्या होता है, फ्रांस आगे बढ़ता है। अब वो स्कूल में पहुंचता है। अरे स्कूल पहुंचकर उसे और ज्यादा सरप्राइज फील होता है। क्यों? क्योंकि स्कूल के बाहर बहुत ज्यादा शांति होती है। यूजुअल डेज की तरह वहां बिल्कुल भी हजल बजल नहीं होता। हजल बजल मतलब शोर शराबा। क्यों? ऐसा क्यों? ये सवाल अब फ्रांस के मन में आता है। तो वो क्या करता है, अब ये क्वेश्चन उसके मन में आता है कि अरे स्कूल के बाहर इतनी शांति कैसे है, आज तो बिल्कुल भी शोर नहीं है। तो जब वो स्कूल पहुंचता है तो वो पाता है कि वहां पे बिल्कुल भी हजल बजल नहीं है और संडे मॉर्निंग जितनी शांति आज स्कूल के बाहर है। अब ये देख के उसको बहुत सरप्राइज फील होता है। अब वो क्लासरूम की तरफ बढ़ता है। क्लासरूम में जाने से पहले वो विंडो के पास रुकता है और देखता है कि उसके सभी क्लासमेट अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए हैं और कुछ गांव के लोग भी हैं। और जो उसके टीचर एम हेमिल हैं, वो हाथ में एक आयरन रूलर लेकर इधर उधर घूम रहे हैं। अब फ्रांस ये देख के थोड़ा सा वियर्ड फील करता है, क्योंकि नॉर्मली तो सभी बच्चे क्लास में आते ही नहीं थे। फ्रांस धीरे से दरवाजा खोलता है और डोर पर खड़ा हो जाता है और वो बहुत एम्बैरस फील कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो लेट हो गया होता है। अब एम हेमिल उसको बिल्कुल भी नहीं डांटते, वो उसे अंदर आने के लिए कहते हैं। अब इतनी सारी वियर्ड चीजें देख के ये उसे और भी ज्यादा वियर्ड लगता है, क्योंकि एम हेमिल एक क्रैंकी पर्सन होते हैं, गुस्से वाले सन के इंसान होते हैं जो बात बात पर उन्हें पनिश करते हैं। लेकिन उस दिन एम हेमिल ने उन्हें बिल्कुल भी पनिश नहीं किया, तो ये फ्रांस के लिए थोड़ा सा वियर्ड होता है। अब फ्रांस चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। जब फ्रांस सीट पर बैठता है तो वो अपने आसपास बहुत सारी वियर्ड चीजें नोटिस करता है। सबसे पहला ध्यान उसका जाता है कि आज गांव के लोग भी बैठे हुए हैं क्लास में बैक बेंचेस पे, और आज एम हेमिल का ड्रेसिंग सेंस भी यूजुअली थोड़ा सा डिफरेंट है, और दिनों से यूजुअल डेज से थोड़ा सा डिफरेंट है। अब वो क्या डिफरेंट है, उन्होंने एक ग्रीन कलर का ओवरकोट पहना हुआ होता है, उसके साथ एक फ्रिल्ड शर्ट, एक ब्लैक सिल्क कैप जिस पर एम्ब्रॉयडरी हो रखी होती है, वो उन्होंने आज पहनी होती है। अब एम हेमिल की ड्रेस को देखकर, फॉर्मल ड्रेस को देखकर फ्रांस को मन में क्यूरियोसिटी होती है कि अरे सर तो ये कपड़े इंस्पेक्शन डेज वाले दिन पहनते हैं, या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन पहनते हैं, या फिर जब कोई फंक्शन होता है या संडे होता है तब पहनते हैं। आज सर ने ये कपड़े क्यों पहने हैं? आज सब कुछ इतना वियर्ड क्यों है? अब उसके मन में ये सब चल ही रहा होता है, और वो ये भी देखता है कि क्लास में जितने भी लोग बैठे हैं सबके मुंह उतरे हुए हैं, सब बहुत सैड हैं, और एक ओल्ड हाउसर भी आया हुआ है जो अपने साथ एक ओल्ड प्राइमर लाया है। ओल्ड प्राइमर क्यों बोला है यहाँ पर? क्योंकि जो वो प्राइमर है वो थोड़ा सा फटा हुआ है, थोड़ा सा पुराना है। अब ये सब सवाल, ये सब चीजें उसके मन में चल ही रही होती हैं, तो एम हेमिल जो है वो सभी को बताते हैं कि आज उन सभी का लास्ट लेसन है। आज उन सभी का फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है, क्योंकि जर्मन के बर्लिन से ऑर्डर आ गए हैं कि अब फ्रांस के जो दो राज्य हैं, एल्सेज एंड लॉरेन, वहां पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी।
अब वहां जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, इसीलिए एम हेमिल को वहां से जाना पड़ेगा। एम हेमिल ने यह भी बताया कि अब जर्मनी लैंग्वेज का न्यू टीचर अगले दिन स्कूल में आने वाला है। तब फ्रांस को समझ आया कि आज सब क्यों क्लास में इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि वो सभी एम हेमिल को उनकी 40 इयर्स ऑफ सर्विस के लिए थैंक यू बोलना चाहते हैं और ये उनका लास्ट लेसन है, इसीलिए वो अपना ग्रैटिट्यूड अपने टीचर एम हेमिल को शो करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। ये सब सुनने के बाद फ्रांस को बहुत सॉरी फील हुआ, उसको बहुत बुरा लगा क्योंकि उन्होंने अपने लेसन्स बिल्कुल भी प्रॉपरली लर्न नहीं किए थे। अब एम हेमिल के दूर जाने का आइडिया ही फ्रांस को डराने लगा। अब उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके टीचर कितने क्रैंकी हैं, कितने गुस्से वाले हैं। बस वो ये चाहता था कि उनके टीचर छोड़कर ना जाएं। अब वो चाहता था कि उनके टीचर छोड़कर ना जाएं। कौन? एम हेमिल, और वो उन्हें उनकी लैंग्वेज पढ़ाते रहे। फ्रांस को बहुत गिल्ट फील होने लगा। अब फ्रांस सब कुछ भूल गया कि उसके टीचर कितने गुस्से वाले थे, कितने क्रैंकी थे, एवरीथिंग। अब वो बस उसको एक ही थॉट परेशान कर रहा था कि अब एम हेमिल उन्हें नहीं पढ़ाएंगे। अब फ्रांस को समझ आया कि आज सब कुछ इतना चेंज्ड क्यों है, आज एम हेमिल ने अपने फॉर्मल कपड़े क्यों पहने हुए हैं और गांव के बुजुर्ग लोग आज क्लास में क्यों आए हैं, क्योंकि वो सभी एम हेमिल को उनके 40 इयर्स की फेथफुल सर्विस के लिए थैंक यू बोलने आए हैं, क्योंकि अब वो उन्हें फ्रेंच नहीं पढ़ा पाएंगे और अब वो आगे से फ्रेंच पढ़ भी नहीं पाएंगे। अब इतने में ये सब वो सोच ही रहा होता है कि एम हेमिल उसे खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि पार्टिसिपल्स के बारे में बताओ। और फ्रांस बिल्कुल चुपचाप अपनी सीट पर खड़ा हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि उसे पार्टिसिपल्स तो दूर, उसे पार्टिसिपल्स के एक भी वर्ड के बारे में नहीं पता होता, उसे पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं पता होता। वो बहुत एम्बैरेस्ड स्टेट में अपनी जगह खड़ा रहता है, बहुत एम्बैरेस होके खड़ा रहता है। एम हेमिल इसके लिए फ्रांस को डांटते भी नहीं है, वो इसके लिए उसे ब्लेम भी नहीं करते, इसके लिए वो खुद को ब्लेम करते हैं, उसके पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं, क्योंकि एम हेमिल का मानना होता है या एम हेमिल ये मानते हैं कि इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती बच्चों के माता पिता की है और खुद एम हेमिल की है। अब माता पिता की गलती कैसे है? क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय मिल्स में भेज दिया करते थे काम करने के लिए, ताकि वो बच्चे कुछ पैसे कमा के लाएं और फाइनेंशियली अपने माँ बाप को, अपने माता पिता को हेल्प कर पाएं। और जो एम हेमिल है वो भी क्लास के दौरान इन बच्चों को गार्डन में भेज देते थे, वो गार्डन में इन्हें पौधों को पानी देने के लिए भेज देते थे। तो ये सब उन्होंने कन्फेस किया कि इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है अगर वो अपनी लैंग्वेज को नहीं बोल पा रहे हैं या एक क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि अगर बच्चे केयरलेस हुए हैं तो उसके साथ साथ तो पेरेंट्स भी हुए हैं और एज अ टीचर एम हेमिल भी केयरलेस हुए हैं। फिर वो उन सभी से फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है क्योंकि ये बहुत क्लियर है, बहुत लॉजिकल है। और वो सभी से ये भी कहते हैं कि आप सभी को फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में जो भी पता है आप हमेशा अपने पास संभाल कर रखें, क्योंकि ये लैंग्वेज ही आगे आपकी आजादी का एक हिस्सा बनेगी, आपकी फ्रीडम की की बनेगी। अब फ्रीडम की लैंग्वेज कैसे बन सकती है? क्योंकि लैंग्वेज अगर उन्हें आती है तो वो यूनाइटेड रह पाएंगे एक दूसरे से। अगर अपनी लैंग्वेज उन्हें आती है तो अपनी लैंग्वेज के थ्रू उन सभी में यूनिटी रहेगी और ये यूनिटी ही आगे उन्हें किसी भी मूवमेंट को शुरू करने के लिए या फिर किसी भी स्टेप को लेने के लिए या मैं कहूँ फ्रीडम अचीव करने में बहुत मदद करेगी, एक की तरह काम करेगी, उनकी प्रिजन के लिए एक की तरह काम करेगी। अब इसके बाद उन सभी ने ग्रामर और राइटिंग में लेसन्स किए।
जब वो ये काम कर ही रहे थे तब रूफ पर कुछ पिजन्स बैठे थे, कुछ कबूतर बैठे थे जो कू कर रहे थे। अब ये सीन देखकर फ्रांस के मन में एक थॉट आया कि क्या जर्मन से इन कबूतरों के लिए भी ऑर्डर आएगा कि तुम अब जर्मन लैंग्वेज में, जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज में कू करो। क्या इन्हें भी अपनी लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी? अब इतने में ये सब सोच ही रहा होता है फ्रांस। अब इतने में जब फ्रांस ये सब सोच ही रहा होता है तो वो अपने टीचर एन हेमिल की तरफ देखता है, जो बहुत उदास, बहुत मोशनलेस स्टेट में अपनी चेयर पर बैठे हुए होते हैं। जब वो अपनी चेयर पर बैठे हुए होते हैं तब वो एक के बाद एक चीजों को स्टेयर कर रहे होते हैं। उनको देख के ऐसा लगता है कि वो बहुत उदास है और वो हर एक चीज को इतने ध्यान से देख रहे होते हैं एक के बाद एक, जैसे कि हर एक चीज वो अपने दिमाग में बिठाना चाहते हैं, उस क्लासरूम का एक पिक्चर अपने माइंड में फिट करना चाहते हैं। अब ये सब हो ही रहा होता है कि ऊपर से ट्रंक का शोर आ रहा होता है। एम हेमिल की छोटी बहन ऊपर सामान पैक कर रही होती है क्योंकि अगले दिन उन्हें ये स्कूल छोड़कर कंट्री साइड जाना होता है। अब राइटिंग के बाद उन लोगों का हिस्ट्री का लेसन होता है। अब वो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं और फिर छोटे बच्चे अपनी चैंट्स, बा, पी, ये चैंट्स जो है वो पढ़ना शुरू करते हैं, रिसाइट करना शुरू करते हैं। ओल्ड हाउसर भी अपनी प्राइमर से कुछ पढ़ना शुरू करता है, लेकिन वो रो रहा होता है तो वो रोती रोती आवाज में पढ़ता है और उसकी आवाज बहुत इमोशनल भी करती है सभी को और बहुत फनी भी लगती है क्योंकि आवाज उसकी रोते रोते बहुत फनी लग रही होती है। अब चर्च की घड़ी में 12 बज गए होते हैं और 12 बजते ही जो सोल्जर फील्ड में ड्रिल कर रहे होते हैं, जैसा कि हमने समरी में जाना था, वो उनके वापस आने की आवाज विंडोज के थ्रू बाकी सभी को सुनाई देती है, जो भी क्लासरूम में लोग होते हैं। अब एम हेमिल अपनी सीट पर खड़े होते हैं। वो कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन वो इतने इमोशनल होते हैं कि उनके मुंह से एक वर्ड तक नहीं निकलता और उनका गला चौक हो जाता है। चौक मतलब दरदरा जाता है, दुख से भर जाता है। फिर वो क्या करते हैं, एक चौक का पीस लेते हैं और बोर्ड पर लिखते हैं विवे ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। अब वो इतने इमोशनल होते हैं कि वो कुछ बोल ही नहीं पाते। इसके बाद वो रुक जाते हैं और अपना सिर वॉल के अगेंस्ट लगा लेते हैं, जैसा कि आपके पिक्चर में दिखाया गया है। पहले वाले पिक्चर में बोर्ड है जिस पर विवे ला फ्रांस लिखा है और कुछ इसी तरह एम हेमिल अपना सिर बोर्ड के अगेंस्ट लगा लेते हैं और अपने हाथ से इशारा करते हैं कि क्लास डिसमिस हो गई है और सब अभी जा सकते हैं। तो आज हमने फ्लैमिंगो बुक से चैप्टर 1 पढ़ा, जिसका टाइटल है द लास्ट लेसन, जिसे अल्फोंसे डॉडेट ने लिखा है। और ये चैप्टर फ्रेंको पर्शियन वॉर के आफ्टर इफेक्ट्स पर बेस्ड है कि किस तरह पर्शिया के इम्पोजिशन की वजह से, लैंग्वेज इम्पोजिशन की वजह से फ्रांस के कुछ स्टेट्स को इतना सफर करना पड़ा और उन लोगों को क्या क्या फेस करना पड़ा। आई होप आपको ये समरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं और शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फ्रेंच टीचर ने सभी को क्या बताया लास्ट लेसन के बारे में, फ्रेंच लास्ट लेसन के बारे में क्या बताया और इसका बाकी लोगों पर क्या असर पड़ा। अब आंसर देखते हैं। एम हेमिल ने सभी को बताया कि बर्लिन से ऑर्डर आ गए हैं कि अब एल्सेज और लॉरेन, जो फ्रांस के ही 2 राज्य हैं, वहां पर फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं पढ़ाया जाएगा। अब वहां पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। जैसा कि हमने समरी में देखा था, ये सुनते ही फ्रांस जो है वो बहुत शॉक में चला जाता है। उसको ऑल ऑफ सडन अपने टीचर से अफेक्शन फील होने लगता है और बाकी लोगों को भी फ्रेंच लैंग्वेज की ग्लोरी और वैल्यू समझ आती है। उन्हें ये बात समझ आती है कि अब आज के बाद से उन्हें कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कि वो अपनी लैंग्वेज को पढ़ सके, सीख सके, जान सके। और लास्ट लेसन के दिन सभी एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि वो
टीचर एम हेमिल को उनकी 40 इयर्स ऑफ सर्विस के लिए, क्योंकि वो टीचर एम हेमिल को उनकी 40 इयर्स ऑफ सर्विस के लिए थैंक यू बोलना चाहते हैं। और इसके लिए वो सब क्लासरूम में आते हैं अब सभी बहुत सॉरी फील करते हैं अपनी लैंग्वेज को नेग्लेक्ट करने के लिए, उसको ना सीखने के लिए, और क्लासरूम में गैदर क्यों हुए होते हैं? क्योंकि वो एम हेमिल को उनकी 40 इयर्स की जो फेथफुल सर्विस है उसके लिए थैंक यू बोलना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वो जो लास्ट लेसन वाला दिन था वो यूजुअल डे से उस दिन एटमॉस्फेयर कितना अलग था? अब हम आंसर को देखते हैं। अब जैसा कि हमने चैप्टर की स्टोरी पढ़ते हुए जाना, चैप्टर की समरी पढ़ते हुए जाना कि एल्सेज और फ्रांस में बर्लिन से ऑर्डर आ गया था कि वहां पे अब फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं पढ़ाया जाएगा, अब वहां पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, क्योंकि पर्शिया ने हरा दिया था फ्रांस को वॉर में 1870 से 1871 की वॉर में। इससे पर्शियंस जो है वो डोमिनेट हो गए थे और उन्होंने अपना लैंग्वेज इम्पोज कर दिया था, अपनी लैंग्वेज इम्पोज कर दी थी फ्रांस के कुछ हिस्सों में। अब बर्लिन से ऑर्डर आने के बाद कि अब एल्सेज और लॉरेन में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, तो ये बात जानने के बाद जो लोग थे वहां के वो बहुत ही निराश हो गए, बहुत ही उदास हो गए। जब उन्हें पता चला कि ये उनका लास्ट डे है स्कूल का, तो उस दिन वो सब बहुत सीरियस हो गए। ना ही तो स्कूल में कोई हजल बजल था और हर चीज बहुत स्ट्रेंज और बहुत शांत नजर आ रही थी संडे मॉर्निंग की तरह। यहाँ तक कि क्लासरूम के बैक बेंचेस पर गांव के लोग भी बैठे हुए थे। एम हेमिल जो है वो उन्हें, मतलब गांव के जो लोग हैं वो एम हेमिल को उनकी 40 इयर्स की फेथफुल सर्विस के लिए थैंक यू बोलने आए थे, ग्रैटिट्यूड शो करने आए थे। एम हेमिल ने भी अपना फॉर्मल सूट पहना हुआ था, नॉर्मल डेज वाले क्लोथ्स उन्होंने नहीं पहने थे, उन्होंने वो कपड़े पहने थे जो वो जनरली इंस्पेक्शन डेज या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज वाले दिन पहनते थे। और गांव के बूढ़े भी क्लास के बेंच पर बैठे थे। अब एम हेमिल ने उन सभी को ये बताया कि उन्हें फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में जो भी पता है, वो जितना भी जानते हैं या जो आज वो सीखेंगे या जो भी वो आज सीखेंगे, उसे वो अपने पास संभाल कर रखें और हमेशा अपने पास संभाल कर रखें, क्योंकि ये उनकी लैंग्वेज ही उनकी यूनिटी का कारण बनेगी और बाद में ये लैंग्वेज ही उनके प्रिजन की बनेगी, उनकी कैद की चाबी बनेगी, उन्हें फ्रीडम मिलेगी। फ्रांस को भी ऑल ऑफ सडन अपनी लैंग्वेज के लिए बहुत अफेक्शन और बहुत ज्यादा गिल्टी फील होने लगा, बहुत प्यार उसका उमड़ने लगा अपनी लैंग्वेज के लिए, अपने स्कूल के लिए, अपने टीचर के लिए। अब वो नहीं चाहता था कि एम हेमिल छोड़कर जाए, लेकिन इस फैक्ट ने फ्रांस के साथ साथ सभी गांव वालों को, सभी को बहुत ही गिल्ट में डाल दिया था अपनी लैंग्वेज को नेग्लेक्ट करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3, हमारी लैंग्वेज हमारे कल्चर का पार्ट होती है और हमें इस पर गर्व भी होना चाहिए। डिस्क्राइब करें कि एम हेमिल और गांव के बूढ़े जो थे वो कितने ज्यादा पछतावे में थे अपनी नेटिव लैंग्वेज को इग्नोर करने के लिए। आंसर देखते हैं। जो पछतावे की फीलिंग थी अपनी लैंग्वेज को इतने लंबे समय तक इग्नोर करने के लिए, वो फ्रेंच लैंग्वेज को इग्नोर करने के लिए एम हेमिल और गांव के लोगों में बहुत देर से आई। जब ये रिग्रेटफुलनेस आई तब ऑलरेडी वो ये अपॉर्चुनिटी खो चुके थे कि वो अपनी लैंग्वेज को जाने या पढ़े। अब लैंग्वेज कल्चर का पार्ट होती है और सोचिए जब वही लैंग्वेज हमसे छीन ली जाए और हमें कहा जाए कि हम उसमें बोल ही नहीं सकते हैं, उसमें काम ही नहीं कर सकते हैं, हमें कोई और लैंग्वेज सीखनी होगी, तो वो कितना ज्यादा पेनफुल होगा। हम सभी को लैंग्वेज पर प्राउड होना चाहिए और उन्हें भी अपनी लैंग्वेज पर प्राउड होना चाहिए था। अब वो ये सब फील कर रहे थे, उन्हें बहुत गिल्ट फील हो रहा था कि अब वो अपनी लैंग्वेज को कभी नहीं सीख पाएंगे, कभी उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कि वो अपनी लैंग्वेज सीख पाए। और इसका रीजन क्या था कि जर्मन लैंग्वेज जो है वो इम्पोज कर दी गई थी उन पर। किसने इम्पोज की थी? पर्शिया ने इम्पोज की थी, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आ गए थे कि अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, अब क्या पढ़ाया जाएगा? जर्मन पढ़ाई जाएगी। कहाँ पढ़ाई जाएगी? एल्सेज और लॉरेन के स्कूल्स में। अब
उन्हें अपनी फ्रीडम खुद से दूर होती हुई दिख रही थी, छीनती हुई दिख रही थी। तो इसीलिए वो सभी लास्ट लेसन के दिन वो सभी एक साथ इकट्ठे हुए थे, क्योंकि वो अपने टीचर एम हैमिल को थैंक यू बोलना चाहते थे। क्यों थैंक यू बोलना चाहते थे? उनकी 40 इयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस के लिए। अब एम हैमिल ने भी एक्सप्रेस किया कि वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या सोचते थे। उनके अनुसार फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो वर्ल्ड की सबसे क्लियर और लॉजिकल लैंग्वेज है। बाद में जब उन्होंने फ्रांस से एक क्वेश्चन पूछा और फ्रांस जब आंसर नहीं दे पाया, तो एम हैमिल ने इसके लिए फ्रांस को ब्लेम करने की बजाय खुद को ब्लेम किया, माँ बाप को ब्लेम किया, बच्चों के, फ्रांस के माँ बाप को। यहाँ फ्रांस के माँ बाप को नहीं, मतलब सभी बच्चों के पेरेंट्स को ब्लेम किया कि किस तरह उनके पेरेंट्स जो हैं उनको पढ़ाने की बजाय काम पर भेज देते हैं पैसे कमाने के लिए। और खुद को ब्लेम किस लिए किया कि किस तरह वो इन बच्चों को ग्राउंड में भेज देते थे पौधों को पानी देने के लिए, गार्डन में भेज देते थे पौधों को पानी देने के लिए। अब एम हैमिल को भी बहुत ज्यादा रिग्रेटफुल फील हो रहा था इस वजह से। अब जब वो लास्ट लेसन डिलीवर कर रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने सभी को आज एक साथ इकट्ठे होने को बोला था। इसीलिए उन्होंने सभी को आज इकट्ठा होने के लिए, गैदर होने के लिए बोला था, ताकि आज अगर वो उन्हें थोड़ा बहुत भी कुछ सिखा पाए फ्रेंच लैंग्वेज के लिए, तो वो उनके लिए एक बहुत अच्छी बात होती। उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया सभी से कि आप सभी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में जितना भी जानते हैं उसे हमेशा अपने पास संभाल कर रखें, क्योंकि आगे आपकी ये लैंग्वेज ही आपको यूनाइट करेगी, एक करेगी, और ये लैंग्वेज ही आपके प्रिजन की बनेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। हमारी नेटिव लैंग्वेज हमारे कल्चर का पार्ट है और हम इस पर बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। गांव के लोगों की प्रेजेंस क्लासरूम में, एम हैमिल के क्लासरूम में गांव के लोगों की प्रेजेंस फ्रेंच के लिए कितना प्यार दिखा रही है। अब हम जानते हैं कि पर्शिया ने एक्वायर कर लिया था फ्रांस को वॉर में हराने के बाद, और अपनी लैंग्वेज भी उन पर इम्पोज कर दी थी। तो इसीलिए लास्ट लेसन के दिन सभी गांव के लोग और सभी लोग स्कूल आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि वो एम हैमिल को थैंक यू बोलना चाहते थे। ये उनका तरीका था अपने टीचर को थैंक्स करने का। अब एम हैमिल ने भी उस दिन अच्छे कपड़े पहने थे, संडे क्लोथ्स पहने थे, वो कपड़े जो वो इंस्पेक्शन डेज पर पहनते थे, जो वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज पर पहनते थे, उन्होंने वो कपड़े पहने थे। और उन्होंने एज अ मेंटोर, एज अ टीचर सबको ये एडवाइस किया था कि वो अपनी लैंग्वेज के बारे में जो भी जानते हैं, जितना भी जानते हैं, उसको हमेशा संभाल कर रखें। और ये भी बताया कि फ्रेंच लैंग्वेज वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, क्योंकि ये बहुत क्लियर है, बहुत लॉजिकल है। और क्लास के एंड में एम हैमिल बहुत इमोशनल भी हो गए थे, उनका गला भी चौक हो गया था। वो इतने इमोशनल हो गए थे कि उनके गले से आवाज ही नहीं निकली, और इसीलिए उन्होंने बोर्ड पर लिखा वी ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, और फिर हाथ से इशारा करके उन्होंने क्लास को डिसमिस किया। आज हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन, जिसे अल्फोंसे दौलेट ने लिखा है, और हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस किया। लेकिन क्या इतने क्वेश्चंस आपके एग्जाम प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट हैं? अगर आप और अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे नोट्स भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको हमें कांटेक्ट करना होगा। इसके लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच।